हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन और आज है इसकी सेकंड क्लास। तो चलिए बच्चों, 1 मिनट पहले हम रिवाइज करेंगे कि अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है, उसकी बात करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। सबसे पहले हमने पढ़ा था मनसुख भाई प्रजापति की एक स्टडी की, कैसे उन्होंने मिट्टी का एक फ्रिज बनाया था जिसके अंदर वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के खाने को 10 दिन तक सलामत रख सकते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले पढ़ा था ये डायग्राम, और डायग्राम में हमने देखा था कि एक एंटरप्रेन्योर होता है, वो कुछ एक्टिविटीज करता है जिनको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, और जो आउटकम निकलता है वो क्या होता है, एंटरप्राइज होता है। कंप्यूटर का एग्जांपल देखा था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, याद आया। फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, एक एक्टर है जो एक्टिंग करता है फिर मूवी बनती है, तो जो एक्टर है वो कौन है, एंटरप्रेन्योर है। जो वो एक्टिंग करता है वो क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है, और जो मूवी है वो क्या है, एंटरप्राइज है। तो एंटरप्राइज क्या है, जो आउटपुट निकल कर आता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनती है उसे हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्राइज बुलाते हैं। वो सारे फंक्शंस जो हम एक एंटरप्राइज को बनाने के लिए करते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बुलाते हैं। जो सिस्टमैटिक होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं, और जो सारे काम करता है उसे क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योर बुलाते हैं। ये चीज क्लियर है? ओके। क्या लिखा हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज रिस्पांसिबल फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी बच्चों, कि वो रिस्क टेकर होता है, अपनी एंटरप्राइज खुद एस्टेब्लिश करता है, इंडिपेंडेंट होता है, कुछ बेटर करना चाहता है, पेशेंट होता है, कंपेटिटिवनेस होती है, लीडरशिप होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, वो सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कर देता है। फिर हमने ये सारी डेफिनेशंस देखी थी एंटरप्रेन्योर की, आप कोई भी एक डेफिनेशन को याद कर लेना। फिर हमने देखा था ये छोटा सा फंक्शन कि ये सारे काम, आई रिपीट, ये सारे काम एक एंटरप्रेन्योर करता है, और ये सारे काम करने की प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बुलाते हैं। ऊपर डेफिनेशन दे रखी थी, अगर आपको याद हो तो क्या लिखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, ये सारी एक्टिविटीज इज परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर, the process of identifying opportunities in the marketplace and marshalling the resources required to pursue the opportunity for long term gain. It is the attempt to create value. क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, रिवाइज करते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो क्या करता है, मौके को ढूंढता है कि क्या चीज हम नया कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट हो सकता है, नया मार्केट हो सकता है, किसी चीज को नए करने का तरीका हो सकता है। तो कुछ भी नई चीज करने की सोचता है, उसके बाद उसके लिए रिसोर्सेस को, पैसों को इंतजाम करता है, उसके बाद वो काम करना चालू कर देता है, उससे फायदा निकालता है। कस्टमर भी सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि उसको नया प्रोडक्ट मिल रहा है, नई सर्विस मिल रही है, और उसको भी पैसा मिल जाता है। उसको जो पैसे लगाते हैं, उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं, उनको भी फायदा पहुंच जाता है। इस पूरी प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बुलाते हैं। और जो आउटपुट आता है वो तो हमारा क्या होता है, आपको पता ही है, एंटरप्राइज होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, या फिर ये कह लो एक्चुअल में हम एंटरप्रेन्योरशिप की प्रोसेस देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या क्या काम करना पड़ता है। इसके अंदर हम 4 फंक्शंस बेसिकली पढ़ने वाले हैं, एक एक करके चारों फंक्शंस पढ़ेंगे। एक है हमारे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन, एक है हमारे प्रमोशनल फंक्शन, एक है हमारे मैनेजरियल फंक्शन, और एक है हमारे कमर्शियल फंक्शन। मतलब 4 अलग अलग तरीके से वो काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एज एन एंटरप्रेन्योर उसके क्या क्या काम होते हैं, और एज अ प्रमोशनल फंक्शन वो क्या करता है। सर, प्रमोशन का मतलब एडवर्टाइज करना होता है? नहीं, यहां पर प्रमोशनल फंक्शन का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के कुछ फंक्शंस। आई रिपीट, बिजनेस को स्टार्ट करने के जो फंक्शंस होते हैं उसे क्या बुलाया जाता है, प्रमोशनल फंक्शंस। अगर आप कभी भी कंपनीज के बारे में पढ़ो तो जो लोग कंपनी को स्टार्ट करते हैं उनको बुलाया जाता है प्रमोटर्स। ध्यान रखो, जो भी लोग कंपनी को स्टार्ट करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, प्रोमोटर्स। और वो जो काम करते हैं उनको क्या बुलाया जाता है, प्रमोशनल फंक्शंस। प्रोमोटर क्या करते हैं, प्रमोशनल फंक्शंस करते हैं, वो बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम 2 टाइप के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, एक है हमारे एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस और दूसरे हमारे प्रमोशनल फंक्शन। तो एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। इसमें 3 फंक्शन है, उसमें 4 फंक्शंस है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर सबसे पहला आपका क्या काम होता है, इनोवेट करना। अब इनोवेट करना क्या हो सकता है, इनोवेट करने का मतलब है आप नए तरीके से काम कर सकते हो, नया आपने कुछ बनाने का नया तरीका ढूंढ लिया, आप कोई नया प्रोडक्ट बना सकते हो, आप पुराने प्रोडक्ट के लिए कोई नया मार्केट ढूंढ सकते हो जो आज तक किसी की नजर में नहीं पड़ा,
आपको नया रॉ मटेरियल की नई सोर्स पता लग सकते हो। जैसे मान के चलो पहले सब एक जगह से दे देते, आपने कोई नई जगह देख ली जहां से आप काम कर सकते हो। तो मतलब ये कि आप क्या कर रहे हो, आप एज ए इनोवेटर नए नए तरीके ढूंढ रहे हो, नए नए तरीके काम करने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? दे इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू इन एनी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप कुछ भी तरीके से कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो नया प्रोडक्ट हो, चाहे वो नई सर्विस हो, काम करने को कोई नया तरीका हो। समझ में आ रही है ये चीज? कोई नया मार्केट हो, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इन्होंने गाने सुनने के लिए आईपॉड बना दिया। पहले डीवीडी प्लेयर आता था, सीडी प्लेयर आता था, फिर वॉकमैन आता था, फिर आईपॉड आ गया। समझ में आ रही है ये चीज? स्मार्टफोन्स आ गए, पहले हाई हैंड वाले फोन आते थे, फिर लैंडलाइन फोन आते, फिर मोबाइल फोन्स आ गए। ठीक है ना? मोबाइल फोन के अंदर फिर स्मार्टफोन आ गए, क्या मूवी भी देख सकते हो, सब कुछ उसी के अंदर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आ रही है। पहले गैस चूल्हे आते थे, अब इंडक्शन भी आ गए। समझ में आ रही है चीज? तो ये क्या है? इनोवेशन है। पुराने काम को नए तरीके से करना। पहले भी खाना पका रहे थे, पहले गैस पे खाना पका रहे थे, अब नए तरीके से पकाओ, इंडक्शन पे पकाओ। तो ऐसा एंटरप्रेन्योर वो इनोवेट करता है। दूसरा जो उसका काम होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो होता है रिस्क लेना। रिस्क का मतलब क्या होता है? फ्यूचर हो या प्रॉफिट हो, उसकी जिम्मेदारी किसकी? एंटरप्रेन्योर की। तो वो कोशिश करता है, रिस्क लेता है। क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लॉस दैट मे अकर्स ड्यू टू अनफोर्सीन कंटिजेंसी इन द फ्यूचर। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि नुकसान हुआ तो मेरी जिम्मेदारी। नुकसान किस वजह से होता है? कि पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए। तो वो अनसर्टेनिटी को कोशिश करता है वो कम से कम करे, जैसे वो प्लान करता है। मतलब ये आप पहले से प्लानिंग करके काम करते हो, जिसे कोशिश करते हो कि फ्यूचर में कुछ अगर गड़बड़ हो गई तो हम उसको संभाल लेंगे। ठीक है? वो अलग अलग चीजों के प्रोडक्शन करता है और बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। ठीक है ना? आगे वो क्या लिखा हुआ है? वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है हाईली पॉजिटिव होता है। उसको लगता है कि हाँ, हर चीज का सॉल्यूशन है, बस दिमाग लगा के सॉल्यूशन उसे ढूंढना है। और वो रिस्क क्यों लेता है? क्योंकि उसे पता है कि कोई चीज हमने इनोवेट कर दी, नया बिजनेस चालू कर दिया और बिजनेस को बढ़ा दिया तो कमाल ही हो जाएगा। इसका इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है धीरू भाई अंबानी जी का। वो एग्जांपल क्या है? वो जामनगर में आए थे और एक प्लॉट को देखा था, और देखा था प्लॉट क्या है, क्या है? खराब प्लॉट है। इसने कहा मैं इस पर मैंगोज उगाऊंगा। तो जो हमारे किसान थे उन्होंने मना कर दिया, जो लोग थे उन्होंने मना कर दिया था, यहाँ पर आम नहीं उग सकते। तो उन्होंने इस प्लॉट को खरीदा, रिस्क लिया, और जब 4-5 साल बाद देखा तो एकड़ में सिर्फ आम ही आम थे। तो मतलब उन्होंने रिस्क लिया और काम किया। ठीक है? ओके। तीसरा जो फंक्शन होता है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो काम होता है ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की हो रही है। जो लोगों से ऑर्गेनाइजेशन बनता है ना, उसको बिल्ड करने की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब ये यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे काम होता है, सबको जोड़ते हो। ठीक है? क्या लिखा हुआ है? द पर्पस इज टू एलोकेट the production resources to minimize the losses and reduce the cost of production। देखो बेसिकली अगर हम बात करें तो 3-4 तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं। एक होता है लैंड, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल, और चौथा होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। तो ये जब 4 चीजें मिलती हैं तब प्रोडक्शन होता है, तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब जिस जगह पर आप काम कर रहे हो, लेबर मतलब आपका पूरी टीम, आपका स्टाफ, कैपिटल मतलब पैसे, मशीन वगैरह सब, और एंटरप्रेन्योर मतलब जो सबको डायरेक्शन देगा। तो जब ये 4 चीजें मिल जाती है तब एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है और आप काम करते हो। तो आप ये काम क्यों कर रहे हो? जिससे आप खर्चे कम से कम कर सको, वेस्टेज कम से कम कर सको, लॉसेस कम से कम कर सको, और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कर सको। ऑल डिसीजन जो भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी सारे डिसीजन होता है, वो कौन लेता है? बॉस लेता है, एंटरप्रेन्योर लेता है। वो देखता है बिजनेस को कितना एक्सपेंड करना है, कितना पैसा उसके अंदर एम्प्लॉय करना है, एम्प्लॉयड करना है, लगाना है। ठीक है? क्लियर हो गया? और वो यही फाइनल जज होता है, फाइनल डिसीजन लेता है। क्लियर हो गया? ओके। तो ये 3 काम करता है एज एन एंटरप्रेन्योर। पहला इनोवेशन, दूसरा रिस्क, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं एज ए प्रमोशनल फंक्शन आपका क्या काम होता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, प्रमोशनल फंक्शन का मतलब एडवर्टाइजिंग नहीं होता है, वो होता है बिजनेस को बढ़ाने का। जो लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उनको बुलाया जाता है प्रमोटर्स, और वो जो काम करते हैं उन्हें क्या बुलाया जाता है? प्रमोशनल फंक्शंस। तो सबसे पहले खाली बैठो, अचानक से आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा क्या यार ये काम हम कर सकते हैं, करके देखें। तो आप ऐसे ही करके नहीं देख लेते, क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? एक आइडिया को डिस्कवर
करते हो कि हाँ क्या हम ये चीज कर सकते हैं, क्या ये चीज काम कर जाएगी, तो ये करते हो। क्या लिखा हुआ है, एंड एंटरप्रेन्योर विजुअलाइज, विजुअलाइज का मतलब होता है इमेजिनेशन करना, क्या अपॉर्चुनिटीज है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए और क्या उसको हम प्रॉफिटेबली रन करा सकते हैं। ठीक है, क्या ये चीज कर सकते हैं, क्या जिम के आगे घंटे की ठेल लगा ले, है कि नहीं, क्या कॉलेज या कॉलेज इंस्टीट्यूट के ट्यूशन इंस्टीट्यूट के आगे में फोटो स्टेट की दुकान लगा ले, तो ये क्या है, विजुअलाइजेशन है कि क्या ये काम चल पड़ेगा नहीं चल पड़ेगा। ठीक है, आइडिया क्या क्या हो सकता है वो लिखा हुआ है कि हम न्यू नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर सके, नए प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टैब्लिश कर चुके हैं, या फिर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हम आगे बढ़ाएं। क्या करना पसंद है वो आप एक आइडिया डिस्कवर करते हो, वो आइडिया को डेवलप करते हो। ठीक है, जिस फील्ड में आपको काम करना है और उसको एक्सपर्ट के संग डील करते हो, एक्सपर्ट के संग डिस्कस करते हो कि क्या ये चीज हो सकती है, क्या ये चीज हम काम कर सकते हैं, और वो अगर कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ ये बिजनेस है, बन सकता है, तो फिर वो आगे उसमें बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? सबसे पहले आइडिया को डिस्कवर करना, क्या ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या ये बिजनेस है कि भी नहीं। एग्जाम्पल दे रखा है करसन भाई पटेल जी का, जिन्होंने क्या बनाया था, निरमा वॉशिंग पाउडर बनाया था। पहले है ना जो हमारे जो छोटे छोटे लोग होते थे, गांव के लोग हो गए या लोअर क्लास के लोग जो ज्यादा नहीं कमा पाते हैं, वो जो हाई जो महंगे डिटर्जेंट पाउडर होते थे वो यूज नहीं कर पाते थे। तो उनके दिमाग में आइडिया आया क्या हम ये सस्ता डिटर्जेंट पाउडर बना के इनको दे सकते हैं, और उन्होंने दिया और आगे चल के आप बड़ी कंपनी बन गई है ना, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा दूध सी सफेदी, निरमा से आई रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। तो बस सबकी पसंद निरमा, तो कंसन भाई पटेल की पसंद भी क्या बन गई थी, निरमा बन गई थी। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले क्या करोगे, आइडिया को डिस्कवर करोगे, उसको एक्सपर्ट के संग डिस्कस करोगे और देखोगे क्या ये बिजनेस बन भी सकता है कि नहीं। पहला फंक्शन क्लियर हो गया, डिस्कवरी ऑफ एन आइडिया। दूसरा जो फंक्शन आता है वो होता है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब क्या है, सिर्फ आइडिया और आप बिजनेस चालू कर दोगे, बिल्डिंग खरीद लोगे, फैक्ट्री खरीद लोगे, मशीन खरीद लोगे, नहीं। फिर आप करोगे डिटेल इन्वेस्टिगेशन, क्या वो बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए, क्या वो बिजनेस एक्चुअल में हमारे लिए पॉसिबल है करना कि नहीं, वो भी तो चेक करोगे। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट और आप अकेले बोल रहे हो कि मैं एक स्पेस रॉकेट कंपनी बनाऊंगा, क्या ये आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लोग हायर कर लो जिनको इस चीज की नॉलेज है, तब पॉसिबल होगा। मतलब आपको पहले इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो आप काम करना चाहते हो क्या वो पहली बार प्रॉफिटेबल हो पाएगा, क्या वो एक्चुअल में प्रैक्टिकली पॉसिबल है काम करना कि नहीं। क्या लिखा हुआ है, द एंटरप्रेन्योर विल एस्टिमेट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जो हम काम करना चाहते हैं उसकी हम क्या करेंगे, डिमांड देखेंगे, मार्केट में डिमांड है कि भी नहीं, बिकेगा कि भी नहीं बिकेगा। ठीक है, आफ्टर डिटरमाइनिंग द प्रोस्पेक्टेड डिमांड फॉर द कुल, हम देखेंगे कि हाँ भी कहां से पैसा आ सकता है। हमारे पास पैसा है तो मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ, बैंक से मैं इतना ले लूंगा, तो वो सब कुछ एनालाइज कर रहा है कि हाँ कहां से पैसा आ जाएगा। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि हाँ भाई लेबर कहां से लानी है, रॉ मटेरियल कहां से लाना है, मशीन वगैरह कहां से लेकर आनी है। तो ये सारी चीजें हम चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन में हम ये चेक करते हैं क्या हमारा बिजनेस प्रैक्टिकल है, क्या ये पॉसिबल है कि भी नहीं करना, और दूसरा प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ये ऊपर जो है ना हम ये काम कर रहे हैं, ये चेक करना कि बिजनेस करना पॉसिबल है कि नहीं, और दूसरा प्रैक्टिकल है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। जब ये कंफर्म हो जाए उसके बाद हम रिसोर्सेस को, रिक्वायरमेंट्स को असेंबल करते हैं। असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है। हम लोगों को हायर करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ अपने दोस्त से चल मिलके कुछ काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने पता लगाया काम हो सकता है, क्या तू मुझे ज्वाइन करेगा। तो वो क्या कर रहा है, रिसोर्सेस को, चाहे रिसोर्सेस चाहे इंसान हो, चाहे वो सामान हो, चाहे वो पैसा है, उसको इंतजाम करने की कोशिश करता है। वो लोगों को कन्विंस करता है कि उसको ज्वाइन करे। ठीक है ना, इसके अलावा वो कुछ पेटेंट वगैरह लेता है। पेटेंट का मतलब होता है कुछ प्रोटेक्शन लेता है। जैसे मान के चलो मैं कोई चीज नहीं इन्वेंट करना चाहता हूँ, मैंने कोई चीज इन्वेंट भी कर दी है, उसका मैं बिजनेस बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो कोई कॉपी ना करे, तो मैं उसका पेटेंट ले लूं। पेटेंट मतलब एक तरीके का राइट होता है कि मेरी परमिशन के बगैर उसे कोई यूज नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? ओके। इसके अलावा कहां पर फैक्ट्री खड़ी करनी है वो देखता है, कितनी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह आएगी ये देखता है,
कहाँ कहाँ से सामान खरीदना, उनसे बातचीत करना चालू कर देता है। मतलब ये वो प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद जो उन्होंने आखिरी फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है? फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। मतलब ये पैसा कहां से आएगा? आपने डिस्कवरी आइडिया कर लिया, ठीक है, ऐसे आपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर लिया क्या वो प्रैक्टिकल प्रॉफिटेबल है कि नहीं, आपने रिसोर्सेज से बातचीत करना भी चालू कर दिया, आपने लोगों को जोड़ना चालू कर दिया, आपने सप्लायर से बात करना चालू कर दिया, प्लांट एंड मशीनरी भी देख ली कौन सी खरीदनी है, ऐसा भी तो चाहिए उस चीज को करने के लिए। तो लास्ट स्टेप क्या आता है हमारा? फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन मतलब जो आपका आइडिया है उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो क्या बात करने वाले हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि कितना आप अपना खुद का लगाओगे और कितना आप उधार पर लेकर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे कितना पैसा चाहिए आपको। ओके, उसके बाद आप सोर्सेज बताओगे। सोर्सेज का मतलब होता है आएगा कहां से पैसा, खुद का कितना लगाओगे और उधार पे कितना लेकर आओगे। शेयर का मतलब होता है खुद का पैसा, कंपनी में शेयर मतलब खुद का पैसा। डिबेंचर और लोन मतलब दूसरों से लोन लेना। तो एग्जांपल यहाँ पे किनका दे रखा है? नारायण मूर्ति जी का दे रखा है, जिन्होंने कौन सी कंपनी स्टार्ट करी थी? इन्फोसिस स्टार्ट करी थी। उनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने अपनी बीवी सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपए उधार लिए थे, जो उन्होंने फ्यूचर में सेफ्टी के लिए रखे हुए थे कि कल को कभी जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी फंड के तौर पे जो उन्होंने 10 साल संभाल के रखे थे, वो उन्होंने अपनी वाइफ से उधार लिए थे और फिर इन्फोसिस कंपनी स्टैब्लिश करी थी। और आज देखो इन्फोसिस कंपनी कहाँ है। समझ में आ रहा है? तो ये बच्चों आज हमने कौन से फंक्शन देख लिए? ये हमने आज 2 फंक्शन देख लिए। पहला एंटरप्रेन्योर फंक्शन जिसके अंदर हमने 3 देखे, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। और दूसरा हमने देख लिया प्रमोशनल फंक्शन, बिजनेस को स्टार्ट करने के फंक्शन। पहले आइडिया को डिस्कवर करो, उसको डिटेल एनालाइज करो, रिसोर्सेज को असेंबल करना चालू कर दो और उसको लाने के लिए पैसों का इंतजाम करो। आई होप बच्चों को ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैनेजरियल फंक्शन और कमर्शियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और बढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।